Hello बच्चों, welcome to this video lecture Enzyme and its Kinetics Part 2। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो पार्ट 1 में रह गया था, उसको स्टार्ट करते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले इसके एक्शन की कि किस तरह से एक्ट करता है, उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई। तो वो थ्योरी सबसे पहले जो है फिशर जो है साइंटिस्ट, उन्होंने दी 1898 में। उन्होंने कहा लॉक एंड की थ्योरी। तो उनका थ्योरी में कहा क्या गया कि एक एंजाइम है, उस पर एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है या एक साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और वो साइट जो है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट दोनों बहुत बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे को कम्प्लीटली एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को इतना ज़्यादा आगे चलकर फिर माना नहीं गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर काइनेटिक्स की जब हम बात करें, इसकी एनर्जी किस तरह से काम करती है, तो तब ये देखा गया, नोटिस किया गया कि अगर ये माना जाए कि लॉक एंड की तरह सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो टाइटली बाउंड होंगे। जो चीज़ कंप्लीटली फिट हो जाती है, उसको फिर वहाँ से अलग करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस थ्योरी को जो है आगे जाकर रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बताए गए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन के लिए। सबसे पहले तो क्या है, एंट्रोपी रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन टू रिलेटिव मोशंस ऑफ टू सबस्ट्रेट्स दैट आर टू रिएक्ट। जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट होनी है, उनकी एंट्रोपी रिड्यूस करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो लोअर करनी है। दूसरी बात क्या रही, डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड्स बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम replace most of the hydrogen bonds between water and substrate। अब सबस्ट्रेट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर सबस्ट्रेट जो प्रेजेंट है, उसमें वो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वाटर से सराउंडेड होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। एक हाइड्रेशन शेल जिसको कहते हैं, वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर डिसॉल्वेशन होता है, मतलब जब एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा सबस्ट्रेट, तो वो वाटर से जो बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के, वो रिमूव होते हैं, वो रिप्लेस होते हैं न्यू बॉन्ड से। और वो न्यू बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। और वो किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, वाटर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और कई सारे वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं। इस तरह से वीक इंटरेक्शंस एंड वीक बॉन्ड्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बने हुए बॉन्ड। ठीक है, फिर है डिस्टॉर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। डिस्टॉर्शन ऑफ सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, जिससे कि एक तरह से असिस्टेंस मिले सबस्ट्रेट को एंजाइम से कनेक्ट होने। ठीक है, फिर है कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। एंजाइम के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है जब वो सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है, और इस चीज़ को फिर एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए एक्सप्लेन किया गया इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म से। और वो दिया किसने था, मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया डैनियल कॉशलन ने 1958 में। यहाँ पर नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो, उन्होंने क्या कहा, जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो एंजाइम एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, एंजाइम की साइट और सबस्ट्रेट की साइट जहाँ से वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, थोड़ा चेंज होता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, और फिर वो एग्जैक्टली जो है सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है,
उसमें जब सबस्ट्रेट पास में होगा, उसकी इंटरेक्शन होनी स्टार्ट होगी, तब एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज आता है और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, एक ग्रेजुअल एक तरह से चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है एंजाइम में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है। एंजाइम में ए, बी और सी जो पॉइंट्स हैं, ये सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तब वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उन दोनों के साइड्स जो हैं, ए एग्जैक्टली सबस्ट्रेट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बी साइड भी सबस्ट्रेट को कॉम्प्लीमेंट करेगी और सी साइड भी एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ देख सकते हो एंजाइम सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट हो जब फ्री था तो ए बी सी कैसा था, और एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है तो उसमें चेंज आ गया है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में। ठीक है, दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म इज अबाउट। मतलब सबस्ट्रेट के आने से इंड्यूस हुआ एक चेंज। ठीक है, एंजाइम में चेंज इंड्यूस हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाद में फिट हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट लूजली इंटरेक्ट होता है, लेकिन जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो एक चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से बाद में वो फिट हो जाता है और प्रॉपर फिर आगे की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करती है। So this was induced fit, यानी सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया एंजाइम को चेंज करने में, ताकि वो प्रॉपरली फिट हो सके एंजाइम में। ठीक है, और इस मैकेनिज्म का एक फ़ायदा ये था, ये अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर पाया क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। अगर एंजाइम इनएक्टिव है और मतलब फॉर एग्जांपल जो वो इनहिबिटर्स है जिनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सबस्ट्रेट जैसा होता है, तो वो पहले ही उसको इनहिबिट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ एंजाइम है, ना चाहते हुए भी, ज़रूरत नहीं है तो भी वो एक तरह से इनहिबिट हो जाएगा। तो ये एक तरह से वेस्टेज होती है, इसलिए सबस्ट्रेट यहाँ पर थोड़ा सा रोल प्ले करता है कन्फर्मेशनल जो है। यहाँ पर एक उसको विंडो मिलती है एंजाइम को और सबस्ट्रेट को, ताकि वो रिप्लेस भी हो सके। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा है और वो एंजाइम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो जब तक वो कंप्लीटली फिट नहीं होगा, वो उससे डिसोसिएट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो एंजाइम के पास एक विंडो है कि वो अपने आप को स्टॉप कर सके इनहिबिट होने से। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार इसके ऊपर नोट लिखना आ जाता है, शॉर्ट नोट कि इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। और कई बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है कि किस साइंटिस्ट ने इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म जो है वो दिया था। तो ये चीज़ इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर देख सकते हो उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो है वो है नो एंजाइम स्टेट। नो एंजाइम स्टेट में सबस्ट्रेट जो है अपने आप जो कंडीशंस हैं आसपास की उनके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है गैप। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो फ्री एनर्जी जो है, ट्रांजिशन फ्री एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, जो वो इजीली ओवरकम नहीं कर सकता, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है उस प्रोसेस को होने में। फिर आता है एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। जब लॉक एंड की जो हमने बात की थी, जैसे कंप्लीटली वो एग्जैक्टली उसको फिट करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फिट करेगा तो वो उसके लिए डिसोसिएट होना, प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो वो डिसोसिएट होना भी वो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को कहा जाता है कि ये इतना अ, कारगर नहीं है, इतनी अच्छी थ्योरी नहीं है एंजाइम के एक्शन को, मैकेनिज्म को जो है एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन गए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो
एक तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी को हमें लोअर करना था, अब दूसरा हमें उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को भी कम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ये तो एक तो डबल मेहनत होगी। ठीक है, तो ये इस वजह से कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते एग्जैक्टली दोनों। फिर आता है तीसरा, जिसमें देख सकते हो एंजाइम सब्सट्रेट जो है वो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते एक दूसरे के। जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंजाइम एंड सब्सट्रेट, तो उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, और वो चेंज ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट की रिलीज में भी हेल्प करता है, रिएक्शन होने में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ जब प्रोडक्ट बनता है उसको रिलीज होने में भी हेल्प करता है। तो वो एक्स्ट्रा, एक तरह से ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी का बर्डन उसके ऊपर नहीं डालता, इस प्रोसेस के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। तो इस वजह से इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैटालिसिस मैकेनिज्म कि किस कौन से बेसिक मैकेनिज्म है जिनसे कैटालिसिस होता है। एक है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। वो बेसिकली क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर वाटर मॉलिक्यूल से होता है, स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल से होता है, तो वो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस हो कहलाता है। लेकिन एंजाइम्स में जो जनरल एसिड बेस कैटालिसिस है वो क्या होता है, एंजाइम है या सबस्ट्रेट है वो किससे बने होते हैं, एंजाइम खासकर वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं एंजाइम्स, और उन प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अब वो अमाइनो एसिड्स हैं कुछ स्पेसिफिक, उनके ऊपर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है, या तो हाइड्रोजन डोनर, प्रोटॉन डोनर, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह वो एक्ट करते हैं, और एसिड बेस कैटालिसिस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस कैटालिसिस में क्या होता है, प्रोटॉन की ट्रांसफर होने से कैटालिसिस होता है। ठीक है, दूसरा है कोवेलेंट कैटालिसिस। कोवेलेंट कैटालिसिस में क्या होगा, इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन रेट थ्रू ट्रांजिएंट फॉर्मेशन ऑफ अ कैटलिस्ट सबस्ट्रेट कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो कि ट्रांजिशनल स्टेट में होता है। ठीक है, जब ट्रांजिशनल स्टेट में है तो एक बॉन्ड बनेगा जिससे कि आगे कैटालिसिस होता है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, और इसमें एक चीज़ और, एंजाइम की तरफ से रिएक्ट करने वाली साइट या ग्रुप जो है वो कहलाता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, और जो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करने वाला ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कहलाता है। यहाँ नीचे रिएक्शन देख सकते हो आप, ए बी प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वाटर की प्रेजेंस में, तो ए प्लस बी। लेकिन ये रिएक्शन जब कोवेलेंट कैटालिसिस से एक तरह से रिएक्ट करती है, प्रोसीड करती है, तो क्या होता है, एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एक्स वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, ए बी सबस्ट्रेट है प्लस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, एंजाइम का न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। अब ये जो एंजाइम का न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है ये सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने से क्या बना यहाँ पर, ए एक्स। ठीक है, एक्स न्यूक्लियोफाइल है और ए के ऊपर जो ग्रुप था वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और बी जो है वो रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, प्रोडक्ट बनता है एज अ। और फिर वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से, वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल था वो फिर से सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है, रिएक्टेंट से अलग हो जाता है, और एक सेपरेट ए प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ए अलग हो गया है, बी अलग हो गया है जो कि प्रोडक्ट्स थे, और एक्स जो कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था एंजाइम के ऊपर, वो भी इन दोनों से अलग हो चुका है। दिस इज हाउ कोवेलेंट कैटालिसिस टेक्स प्लेस। थर्ड है थर्ड जो है मेटल आयन कैटालिसिस है। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स टाइटली बाउंड मेटल आयन कोफैक्टर्स, आयरन है, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये जो है ये इनमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, ये तीन चीज़ों से, तीन तरीके से जो है कैटालिसिस कर सकते हैं। एक तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कैटालिसिस होगा,
प्रॉपर कैटालिसिस हो सकता है। अगर ये आयंस नहीं होंगे तो सबस्ट्रेट प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होगा और एंजाइम के साथ जो है बाइंड नहीं कर सकता और जो एंजाइम है फिर वो कैटालिसिस नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, इट मीडिएट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो मीडिएट करता है, क्योंकि इन चार्ज्ड जो आयंस हैं, ये मेटल आयंस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिवर्सिबल होती है और वेरिएबल होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आ जाता है मैंगनीज। जब हम फोटोलिसिस होता है वाटर का, तो मैंगनीज जो है वो 0 से 4 तक की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है 0 से 4 तक का जो चार्ज है वहाँ तक वो जा सकता है और फिर वो दोबारा से रीजनरेट भी हो सकता है। ठीक है, मैंगनीज वहाँ पर यूज होता है। ऐसे ही तीसरा एक और तरीका है जिससे मेटल आयन कैटालिसिस करने में हेल्प करता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज। आयन है, चार्ज प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिकली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है एंजाइम को या सबस्ट्रेट को या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, या फिर वो शील्ड प्रोवाइड करता है नेगेटिव चार्जेस की, ताकि बाहर से इंटरेक्शन जो है इंटरप्शन ना हो पाए कोई। ठीक है, और इसके अलावा दो और बेसिस कहे गए हैं जो कि मैकेनिज्म में यूज होते हैं, वो है प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कितने पास है। अगर एंजाइम, ऐसा तो नहीं है ना कि सेल की एक एंजाइम एक तरफ है और जो रॉ मटेरियल है या रिएक्टेंट है वो दूसरी तरफ है सेल के, तो ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं। तो प्रॉक्सिमिटी, डिस्टेंस जो है वो उनके बीच में कम करना, और ओरिएंटेशन, प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है एक दूसरे के, ताकि इजीली वो इंटरेक्ट कर सकें, अटैचिंग जो साइट्स है उन पर प्रॉपरली अटैच हो सकें। इसके अलावा प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, जो ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है उस पे भी जो है उसको भी एक वो भी इजीली जो है बाइंड कर सके। ठीक है, इजीली उसमें बाइंडिंग होनी चाहिए, वो ट्रांजिशनल स्टेट होनी, वो बनना ज़रूरी है उसमें। ठीक है, और तब वो आगे चलकर जो है नेक्स्ट उसमें प्रोसीड करता है, नेक्स्ट जो स्टेप है रिएक्शन का उसके लिए प्रोसीड करता है। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जो सबस्ट्रेट है वो एक पॉइंट पर आकर पहले स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट ही एंजाइम के से अटैच होने के बाद होती है रिएक्शन। कुछ में क्या होता है, सबस्ट्रेट अपने आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुका होता है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने आप स्टार्ट हो चुके होते हैं रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एक स्टेट आती है, ब्रीफ स्टेट होती है। उस ब्रीफ स्टेट पर एंजाइम से वो अटैच होते हैं और उसके बाद एंजाइम उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड एक तरह से कैटालाइज करता है। ठीक है, so that is what is transition state complex preferential binding। ठीक है, तो आपस में दो रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो इंटरेक्ट तो कर चुके हैं, स्टार्ट हो गया है उनके बीच में इंटरेक्शन रिएक्शन, लेकिन वो आगे नहीं प्रोसीड कर पा रहे विदाउट एंजाइम। जब वो दोनों इंटरेक्ट कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है उनके बीच में इंटरेक्शन, तब एंजाइम आता है। ठीक है, और फिर वो उसको कैटालाइज करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। अगर ये दोनों बाइंड नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे इंटरेक्ट करना, तो एंजाइम भी इनसे अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो ये है प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम कब बाइंड करेगा, जब रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उस स्टेज में ये एंजाइम बाइंड करता है। नेक्स्ट है, अब आता है रेगुलेशन की बात आती है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स कि किस तरह से एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली बेसिकली 5 प्रिंसिपल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। वो हैं, सबसे पहला एक है कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितना हम यूज कर रहे हैं। दूसरा एलोस्टेरिक कंट्रोल। तीसरा है रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। चौथा है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज एंड फिफ्थ इज आइसोसाइड्स।
तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ एंजाइम। ये मेनली जेनेटिक कंट्रोल से जो है रिलेटेड है। उस लेवल पर जीन लेवल जो है वहाँ पर काम करता है। और एंजाइम की प्रोडक्शन जो है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से होती है, वो एनहेंस की जा सकती है या डिमिनिश की जा सकती है बाय अ सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सेल्स एनवायरनमेंट। जैसे हम सिग्नल्स की बात करते हैं, अगर लास्ट का ही टॉपिक ले लो, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि नोड फैक्टर्स हैं। बैक्टीरिया नोड फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और वो नोड फैक्टर्स सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं। प्लांट सेल की मेम्ब्रेन जो है उस पर लेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस नोड फैक्टर को रिसीव करते हैं एज अ सिग्नल, और सेल के अंदर कैल्शियम आयन की एक तरह से एकदम से जो कंसंट्रेशन है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। और जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और मल्टीपल पाथवेज जो हैं, और भी जो पाथवेज हैं उससे रिलेटेड, उस प्रोसेस से रिलेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो आगे चलकर क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर वो जीन्स जिनसे रूट हेयर कर्लिंग होती है, जिनसे लेग हीमोग्लोबिन बन सकता है, या इस तरह के जो भी हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको चाहिए बैक्टीरिया को एक एनवायरनमेंट, हाँ, मॉड्यूल बनाने के लिए, मल्टीपल सेल डिवीजन होना, इस तरह की चीज़ों को वो एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? जीन के थ्रू। और वो जीन कैसे एक्टिवेट हुई? सिग्नल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एंजाइम जो था वो एनहेंस हो सकता है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है किसी सेल सिग्नल या रिस्पॉन्स की वजह, एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन सेल्स एनवायरनमेंट। सेल भी के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, जैसे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, ये सेल के एनवायरनमेंट में चेंज है। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं या एंजाइम्स हैं वो इनको रिसीव करते हैं, इन चेंजेस को, ठीक है, और आगे उनको फॉरवर्ड करते हैं, सिग्नल देते हैं कि अब और आगे ये नेक्स्ट चेंज किया जाए, और उससे फिर जीन में जो है एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता है, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है ये दो तरह से अफेक्ट कर सकता है। एक तो नेगेटिव रेगुलेशन हो सकती है। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो एज अ रिप्रेसर का काम करेगा। जब वो सिग्नल प्रेजेंट होगा, जीन एक्सप्रेशन रिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन रिप्रेस हो गया तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, यानी प्रोडक्शन डिमिनिश हो गई, कम हो गई। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को रिप्रेशन मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरा है पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो एज एन एक्टिवेटर काम करती है। जब वो रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो एंजाइम जो है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, वो एनहेंस हो जाएगा एंजाइम की प्रोडक्शन। सो दिस इज हाउ, और इस मैकेनिज्म को एक्टिवेशन कहते हैं, दिस इज हाउ एंजाइम की अमाउंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एंजाइम कम बन सकता है या ज़्यादा बन सकता है, ये डिपेंड कर सकता है नेगेटिव रेगुलेशन पे या पॉजिटिव रेगुलेशन पे। दिस इज हाउ द अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन बी कंट्रोल। इसके अलावा एक है टाइप मेटाबॉलिक चैनलिंग। इसमें क्या होता है, दे कैन बी कंपार्टमेंटलाइज्ड। एंजाइम्स जो है कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में मिलता है या सिर्फ साइटोसोल में मिलता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ओलियोसोम की, ओलियोसोम में जो है लिपिड का ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और किसी दूसरी जगह या उसका मतलब उसका एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर वो प्रेजेंट होगा। कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं
वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ गोल्गी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो दिस इज नॉन एज सेलुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जिस तरह से ये प्रेजेंट होंगे उस तरह से वो एक तरह से कंट्रोल्ड रहेगी चीज, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। ठीक है, अगर रिएक्टेंट उस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है तभी वो रिएक्शन हो सकेगी, उस एंजाइम के पास है तभी तो वो रिएक्शन हो सकती है। अगर वो एंजाइम के पास वो सबस्ट्रेट ही नहीं है, उस ऑर्गेनेल में वो सबस्ट्रेट है ही नहीं, या उस कंपार्टमेंट में या उस रीजन में वो सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो वो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स बाय कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में। जैसे चैनलिंग जो है, इट कैन जनरेट मार्क्ड वेरिएशन इन मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन एंड देयरफॉर डायरेक्टली अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में अरेंज होना, और इससे अल्टरनेटिव पाथवेज जो हैं वो भी बनते हैं, और जो इससे एक तरह से वेरिएशन मिलती है प्लांट को या एनिमल सेल्स को फंक्शन करने के लिए भी। ठीक है, फिर आता है इसका एग्जाम्पल जो है सिस्टीन बायोसिंथेसिस है, केल्विन साइकिल है, उसमें भी देख सकते हो आप, और फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे है, हमने खुद ही पढ़ा अभी रेस्पिरेशन में, उसमें भी कितने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेसेस को एक तरह से करते हैं। और रेस्पिरेशन में भी हमने देखा था जो एटीपी सिंथेसिस जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो कैसे एक NADPH के लिए एक्सेप्टर है, कैसे NADH के लिए है, मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन या एक स्पेसिफिक पोजीशन की जो है सेट हो जाती है, जो कि उसके एक्शन को कंट्रोल करके रखती है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है और वही काम कर सकता है, तो वो गलत होता है। ठीक है, इस तरह से एंजाइम काम नहीं करता। अब है बात सम एग्जांपल्स, जैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और सोडियम पोटेशियम ATPase है। साइटोसोल की बात करें तो उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, हेक्सोज मोनो HMP पाथवे है, और फैटी एसिड सिंथेसिस है, प्यूरिन pyrimidine का कैटाबॉलिज्म है, TRNA सिंथेटेज, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया है, TCA साइकिल है, वो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। अगर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो भी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, तो वो काफ़ी एक तरह से मिक्स अप हो जाता है और प्रॉपर रिएक्शन होने में भी हेल्प नहीं करता। और अब ये देखो, इसको इस तरह से समझने की कोशिश भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक बहुत डैम के जैसे हम देख सकते हैं। डैम हम जब बनाते हैं किसी नदी पर, तो एक तो है वो नदी बहे जा रही है, ठीक है, रिवर है वो बहे जा रही है, फ्लो चल रहा है उस पर, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पर डैम बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक दो हमने कंपार्टमेंट्स बना दिए, एक जिसमें वाटर स्टोर्ड है और एक जिससे कि वाटर स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो कंपार्टमेंट बनाकर बीच में हमने डैम बनाया है, और वो डैम क्या करता है, जब एक तरह से दूसरी तरफ वाटर मूव करता है, उसको हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, उस मूवमेंट को हमने कंट्रोल करा, उस मूवमेंट को हमने एक तरह से कंट्रोल किया, और जब उस मूवमेंट को कंट्रोल किया तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब वाटर जो स्टोर्ड वाटर है वो जब मूव करता है डैम के थ्रू, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, कंपार्टमेंटलाइज करके उसको एफिशिएंट बनाया। ठीक है, और जो वाटर ऐसे ही बहे जा रहा था विदाउट किसी यूज के, एक तरह से कह सकते हैं, तो उसको हमने यूटिलाइज भी कर लिया। ठीक है, उसको वेस्ट नहीं होने दिया। एक चीज है जो सिर्फ जा रही है, उसको और कोई यूज हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू एडिशन की गई, कंपार्टमेंटलाइज किया गया और उसको फिर हमने यूज में भी लाया। ठीक है, अगर हम वहाँ पर डैम नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से सेल काम करता है। अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
पे जो एंजाइम है वो नहीं होगा, तो वहाँ पर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर, जो जो भी नए एंजाइम खासकर बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो अगर वो वहाँ पर नहीं है, तो जब नया प्रोटीन सिंथेसाइज होकर आ रहा है न्यूक्लियस से, तो उसमें मॉडिफिकेशन कहाँ होगी, उसको स्पेसिफिक पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी होता है किसी भी एंजाइम का। और अगर बाय चांस मान लो सारे 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 के सारे एंजाइम्स एक साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो नया प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होकर आ रहा है। ठीक है, और उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि वो एक्टिवली काम कर सके। तो अगर पहले कोई दूसरा एंजाइम उस पर एक्ट कर देगा, अगर फॉर एग्जांपल इनएक्टिवेटर्स हैं वहाँ पर, क्योंकि सेल में एक्टिवेटर्स भी होते हैं इनएक्टिवेटर्स भी होते हैं, अगर वो उस इनएक्टिवेटर ही उस पर एक्ट कर जाए, तो मतलब वो प्रोटीन बनने से पहले ही इनएक्टिवेट हो गया, प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होने से पहले ही वो इनएक्टिवेट हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा। उसका फ़ायदा कब होगा, जब वो इनएक्टिवेटर्स एक जगह होंगे, एक कंपार्टमेंट में होंगे, उसके एक्टिवेटर्स एक कंपार्टमेंट में होंगे, और नया प्रोटीन पहले एक्टिवेटर्स के पास जाए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ रेगुलेट होती है। ऐसे ही ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कंपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट करके रखी जाती है। अब लाइसोजाइम है, उसमें हाइड्रोलेज प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोलेज एंजाइम जो है अगर सेल में फ्रीली प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अगर वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, तो वो पूरा सेल डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी है। सेकेंड है एलोस्टेरिक कंट्रोल। एलोस्टेरिक कंट्रोल में क्या होता है, इट इज द चेंज इन काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम कॉज्ड बाय बाइंडिंग टू अनदर मॉलिक्यूल। कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के अलावा। ठीक है, और वो जो है एंजाइम को, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब वो जो एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस कर सकता है। ठीक है, एक्टिवेटर कह सकते हैं उसको, या फिर वो अगर एंजाइम के साथ बाइंड कर गया तो वो उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है। और ये मिशेलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और इससे क्या होता है, टेंस से रिलैक्स्ड के बीच में जो है चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो इंड्यूस करता है। मतलब टी स्टेट होती है टेंस्ड, जब अंडर स्ट्रेस होता है एंजाइम। ठीक है, और जब वो एलोस्टेरिक कंट्रोल आएगा, तो वो उसको रिलैक्स्ड स्टेट में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एंजाइम को। ठीक है, फिर है इसमें कोऑपरेटिविटी प्रॉपर्टी भी आती है। ये कोऑपरेटिविटी प्रॉपर्टी उनमें होती है जिनमें वो जिसमें मोर देन वन सब यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और होमोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉपिक इफेक्ट हो सकता है उसमें, और इट एग्जिबिट फीडबैक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक जो मैकेनिज्म होता है कंट्रोल का, उसमें फीडबैक इनहिबिशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है, एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। अब वो प्रोसेस जब चल रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है उस एंजाइम को अफेक्ट कर सकता है उसके साथ इंटरेक्ट करके। अब वो जो प्रोडक्ट बना है, वो या तो एंजाइम के साथ बाइंड करके एज एन एक्टिवेटर काम करेगा और प्रमोट करेगा उस रिएक्शन को कि और भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, या फिर वो जो प्रोडक्ट बना है वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा और एज एन इनहिबिटर एक्ट करेगा, जिससे कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए, आगे प्रोडक्शन बंद हो जाए। ठीक है, तो ये एलोस्टेरिक कंट्रोल होता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इसी का ही एक तरह से पार्ट है। ठीक है, वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ये। और ATCase जो है, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोनोलेज, जो कि वो इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि किस तरह से ऑन ऑफ स्विच की तरह वो काम कर सकता है। यहाँ देखो, जैसे सबस्ट्रेट है, इट कांट फिट द एक्टिव साइट। सबसे पहले देखो, एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है।
ठीक है। उस एंजाइम के ऊपर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है। ठीक है। अभी और चीजें मत देखो, अभी सिर्फ ये देखो कि एक येलो कलर का एंजाइम है और एक पिंक कलर का सबस्ट्रेट है। फिर आता है यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट, दोनों एंजाइम्स के ऊपर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट है। अगर जो पॉजिटिव इफेक्ट है, एलोस्टेरिक कंट्रोल जो है वो पॉजिटिव है या पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, तो जब वो उससे बाइंड करेगा तो इजीली एंजाइम जो है वो बाइंड कर सकता है सबस्ट्रेट के साथ। अगर वो एलोस्टेरिक साइट पर वो मॉड्यूलेटर प्रेजेंट होगा तो एंजाइम जो है इजीली फिट कर जाएगा जब उसके पास वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर प्रेजेंट होगा। अब वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर अगर पॉजिटिव है तो वो एंजाइम को जो है इजीली बाइंड करने देगा सबस्ट्रेट के साथ। अगर वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर है तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट एलोस्टेरिक कंट्रोल इज। ठीक है, यहाँ देख सकते हो इसको ऐसे इस तरह से भी देख सकते हो कि एक बार पॉजिटिव को देखो, एक बार नेगेटिव को देखो। ठीक है, एक एंजाइम है और एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट से वो तब तक बाइंड नहीं करेगा जब तक वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर अपनी एलोस्टेरिक साइट पर अटैच्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नेगेटिव वाली बात आती है। एक एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है जब नेगेटिव मॉड्यूलेटर अपनी एलोस्टेरिक साइट से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो एक्टिव है, लेकिन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जब अपनी एलोस्टेरिक साइट पर आएगा तो वो उस सबस्ट्रेट से एंजाइम को अटैच होने नहीं देगा, यानी नेगेटिवली उसको कंट्रोल करेगा। सो दिस इज व्हाट एलोस्टेरिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर इज अबाउट। ठीक है, पॉजिटिव का तो मतलब है कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है एंजाइम और सबस्ट्रेट की, जरूरी या फिर एनहेंसिंग है एंजाइम और सबस्ट्रेट की कांटेक्ट के लिए। ठीक है, और रिएक्शन आगे प्रोसीड करने के लिए। नेगेटिव मॉड्यूलेटर का क्या मतलब है? अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर प्रेजेंट है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी आगे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन है, फीडबैक जो इनहिबिशन था उसी को एक्सप्लेन किया गया है। देख सकते हो ग्लूटामीन से यहाँ पर कार्बामोइल एस्पार्टेट जो है वो बन रहा है, उससे फिर यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बनता है और फिर साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। और इस जो फर्स्ट स्टेप है कार्बामोइल एस्पार्टेट जो है उसको कौन बनाता है? एस्पार्टेट कार्बामोइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये यूएमपी बना है यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, वो सीटीपी में कन्वर्ट हो सकता है, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी होता है जैसे साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और वो इस एंजाइम को, नेगेटिव दिखा है ना, रेड कलर का नेगेटिव सर्कल में दिख रहा है, वो इस एंजाइम के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो वो इस एंजाइम को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन है, जो प्रोडक्ट बना उसने फीडबैक दिया। ठीक है, अपने प्रोसेस को, अपने एंजाइम को उसने फीडबैक दिया कि अब बंद हो जाओ। नेगेटिव मॉड्यूलेटर यहाँ पर ये है, वो सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होने देगा। जबकि एटीपी अगर प्रेजेंट होता है, एटीपी जो है वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, अगर एटीपी यहाँ प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, लेकिन सीटीपी अगर अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जो है नहीं इंटरेक्ट करेगा। ऐसे ही यूरिडिन मोनोफॉस्फेट भी बिना सीटीपी में कन्वर्ट हुए वो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट स्टेप को भी रेगुलेट कर सकता है। जो प्रोडक्ट बना है वो फर्स्ट स्टेप को भी रेगुलेट कर सकता है, जिससे
एल ग्लूटामिन जो था, कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज जो था, उसके साथ अगर वो एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो एंजाइम स्टॉप हो जाएगा काम करना। तो ये भी नेगेटिव रेगुलेटर जो है वो है। तो इसको कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना उसने अपने ही एंजाइम्स को, अपने ही रिएक्शन के एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट एलोस्टेटिक कंट्रोल इज। उसका पार्ट है फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड है आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर एंजाइम्स विद डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, लेकिन रिएक्शन को सेम रेगुलेट करते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लेकिन रिएक्शन एक जो है उसको वो रेगुलेट करते हैं। और हर एंजाइम की, आइसोजाइम्स में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, तो उन सब की अपनी अलग अलग KM एंड Vmax वैल्यू होती है, और दे आर एनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स। और इनकी एडवांटेज क्या होती है? दे कैटालाइज सेम रिएक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस। सेम रिएक्शन को वो डिफरेंट कंडीशंस में कैटालाइज कर सकते हैं, जो एक एडवांटेज कैसे देता है? फॉर एग्जांपल, एक एंजाइम है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर एक्ट कर रहा है, लेकिन उसी का एक आइसोजाइम प्रेजेंट है जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो दूसरा वाला एंजाइम उस रिएक्शन को कर सकता है। ठीक है, इसके फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है, जो कि साइटोसोल में भी प्रेजेंट है और प्लास्टिड में भी प्रेजेंट है। ऐसे ही मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो दो तरह के होते हैं, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोकाइनेज है, विच इज एन वेरिएंट ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और प्लांट इन्वर्टेज मॉलिक्यूल है, जो कि सुक्रोज में मेटाबॉलिज्म में आता है। ठीक है, तो दीज आर सम आइसोजाइम्स। जैसे मेलेट डिहाइड्रोजनेज है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा वो स्पेसिफिक होगा NADH के लिए, और क्लोरोप्लास्ट में जो होगा वो NADPH के लिए स्पेसिफिक होगा। बस इसमें इतना डिफरेंस है। ठीक है, और प्लांट इन्वर्टेज है, ऐसे ही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, इसके भी बहुत सारे जो है आइसोफॉर्म्स मिलते हैं। अब बात आती है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ मॉडिफाइंग ऑल्टर द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। इसमें एनर्जी ज़रूरी होती है, कोवलेंट बॉन्ड है तो एनर्जी यहाँ पर ज़रूरी होती है। ये या तो ब्लॉक कर सकता है या फंक्शनल मॉइटी प्रोवाइड कर सकता है। एक्सेप्टर जो होता है, इट इज़ यूजुअली सीरीन थ्रियोनिन टायरोसिन रेजिड्यूज, अमाइनो एसिड्स हैं ये, और दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इट कुड बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो सकते हैं या रिवर्सिबल हो सकते हैं ये जो कोवलेंट मॉडिफिकेशंस हैं। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, सबसे कॉमन है फॉस्फोरिलेशन, जिसमें ATP जो है वो डोनर मॉलिक्यूल होता है। एसिटिलाइजेशन है, और ऐसे ही यूबिक्विटिनेशन है। यूबिक्विटिनेशन से क्या होता है? सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल जब अटैच होता है किसी मॉलिक्यूल से या एंजाइम से, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इज। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन है, उसमें क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, वो फॉस्फोरिलेशन होगा। ATP से जो फॉस्फेट है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच हो जाता है, और इसमें ATP सबसे कॉमन डोनर होता है। एंड प्रोटीन काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेशन करता है, और प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है वो एक तरह से इसका रिवर्स होता है। ठीक है, वो फॉस्फेट को इलेक्ट्रॉन डोनर की बजाय किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करता है। काम ऑलमोस्ट दोनों में एक ही है, ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप का ही हो रहा है। बस जो फॉस्फोरिलेशन है उसमें ATP से जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जाता है, और जो फॉस्फेटेज है उसमें सबस्ट्रेट से किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर जाता है, हट जाता है उससे फॉस्फेट। एक फॉस्फेट ऐड करता है, एक फॉस्फेट रिमूव कर देता है। ठीक है,
फिर आता है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। एंजाइम किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने को प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। और इसको बेसिकली प्रोटीज एंजाइम्स जो हैं वो कैटेलाइज करते हैं। और जो प्रोटीज होते हैं वो साइट स्पेसिफिक होते हैं, वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आता है। और जाइमोजन है, प्रो एंजाइम है, ये बेसिकली जो है दे आर एक्टिवेटेड बाय वन और टू पेप्टाइड बॉन्ड्स क्लीवेज। ठीक है, और एनर्जी इनपुट जो है वो इसमें ज़रूरी नहीं होता, और इट टेक्स प्लेस ओनली वंस। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नया प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, और सिंथेसाइज हो गया है लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की जाती है, और वो एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से जो है वो यूजुअली काम करता है। ठीक है, प्रोटीएज जो हैं वो 6 तरह के हो सकते हैं। सीरीन प्रोटीएज, जो सीरीन का पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सीरीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड जो बना होगा उसको क्लीव करेगा, ब्रेक करेगा। फिर है थ्रियोनिन प्रोटीएज, सिस्टीन प्रोटीएज, एस्पार्टेट प्रोटीएज, मेटेलो प्रोटीएज एंड ग्लूटामिक एसिड। जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होगा वहाँ पर वो प्रोटियोलिसिस करेगा। ठीक है, ऐसे ही जाइमोजेंस हैं, दे अलाउ मोर स्पेशलाइज्ड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन एडिशन टू कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द रेगुलेशन। अब आती है इनहिबिशन की बात। रेगुलेशन तो था एक तरह से कंट्रोल करना, अब आता है इनहिबिटर्स की बात, जो उसको इनहिबिट करते हैं बेसिकली। तो इनहिबिशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो डिसोसिएशन जो होती है वो रैपिड होती है। ठीक है, एकदम से वो इजीली जो है डिसोसिएट हो सकता है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, इस वजह से वो इजीली डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, और वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अ, बहुत ज़्यादा जो है उसमें एक एनर्जी जो है वो भी यूज़ होती है। ठीक है, और सॉरी, इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो है वो स्लोली, बेसिकली यही है कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो है वो बहुत स्लोली इनहिबिट होता है, उसका रेट जो है वो स्लो है इनहिबिशन का। नॉन कोवलेंट वाला जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, और जबकि रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है नॉन कोवलेंट बाइंडिंग होती है उसमें, जो कि इजीली फिर वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, नॉन कोवलेंट इनहिबिशन जो है वो तीन तरह का है, बेसिकली तीन तरह का है, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, और एक और फोर्थ टाइप है मिक्स्ड। जो कॉम्पिटिटिव है उसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर है, आई जो यहाँ पर लिखा है इनहिबिटर है, इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू एंजाइम। ठीक है, वो सिर्फ एंजाइम के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वो सिर्फ एंजाइम की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है फिर। ठीक है, एंजाइम की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, एंजाइम उतना ही है, सबस्ट्रेट भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम आ गया, वो इनहिबिटर आ गया है। और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव है वो उसी साइट पर बाइंड करता है, यूजुअली जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वो compete करता है सबस्ट्रेट से। ठीक है, तो जहाँ पर एंजाइम को एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना था, अब वहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर से भी अटैच हो सकता है और सबस्ट्रेट से भी अटैच हो सकता है। तो यानी नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट वो कम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइम की कंसंट्रेशन उसने कम कर दी, अमाउंट ऑफ एंजाइम उसने कम कर दिया। ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पर अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इनहिबिट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES, इस स्टेज पर ही बाइंड करेगा। वो खाली एंजाइम प्रेजेंट है, फ्री एंजाइम है, उसके साथ बाइंड नहीं करता,
वो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तभी बाइंड करता है इनहिबिटर। ठीक है। और इसमें क्या है, इट इसमें हम दूसरा अगर सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये जो है अफेक्ट नहीं करता, उसका कोई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। जबकि कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है सबस्ट्रेट एज ए सबस्ट्रेट वो इंक्रीज हो जाता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे और कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करे। ठीक है। तो एंजाइम के लिए अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कम हो सकता है। जबकि अनकॉम्पिटिटिव में ऐसा कुछ नहीं है। अनकॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, लेकिन जैसे ही वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा इनहिबिटर उस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा और रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है। फिर आता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट जो है दोनों उसके साथ बाइंड हो सकते हैं लेकिन एट डिफरेंट साइट्स। इनहिबिटर के लिए अलग साइट है और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए अलग साइट है, वो compete नहीं कर रहे एक दूसरे से। ठीक है। और अनकॉम्पिटिटिव का तो मतलब है कि वहां पर पॉइंट ही नहीं है कोई। ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या आएगा कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकता है और इनहिबिटर से भी बाइंड कर सकता है लेकिन एट डिफरेंट साइट्स। ठीक है। ये डिफरेंस है मीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है। और ये थोड़ा कन्वीनियंस से ही इसका एक तरह से नाम रखा गया है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। जबकि कॉम्पिटिटिव में एंजाइम से बाइंड करने के लिए वो सबस्ट्रेट से compete करता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि उसको सबस्ट्रेट से बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी अपनी एक साइट है। सबस्ट्रेट अपनी साइट पर बाइंड करेगा और इनहिबिटर जो है नॉन कॉम्पिटिटिव वो अपनी साइट पर बाइंड करेगा, उसको compete करने की ज़रूरत है ही नहीं सबस्ट्रेट से। इन दोनों की साइट्स अलग अलग है बाइंडिंग की। लेकिन जब ये अपनी साइट से अटैच हो जाएगा, जो एंजाइम पे इनहिबिटर की अटैचमेंट की साइट है, तो वो इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम। ठीक है। इसके अलावा एक टाइप है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या कहा गया है कि व्हेन अ सिंगल इनहिबिटर जो है वो इट हिंडर्स द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड डिक्रीजेस द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम। ठीक है। एक तो वो अ, एक इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर रहा है, उसको इनहिबिट भी कर रहा है। ठीक है। दूसरा वो टर्नओवर नंबर जो है उसको भी अफेक्ट करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको अभी आप छोड़ सकते हो, इसको जरूरी नहीं है अभी करना, कवर करना। इसके अलावा दूसरा आता है कोवलेंट बाइंडिंग, वो अभी पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे हो रहा है। दो तरह से जो है रिएक्शन हो सकती है। यहाँ देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और एंजाइम एंड प्रोडक्ट बन रहा है सीधा। ठीक है। ये तो जनरल है। लेकिन जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो वो compete करता है। ठीक है। और जब तक ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो सबस्ट्रेट इनहिबिटर को रिमूव कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी है। और इस तरह से जो है ये देख सकते हो एंजाइम है, दोनों की साइट एक है, एक जगह या तो वो सबस्ट्रेट से अटैच होगा या फिर वो इनहिबिटर से अटैच होगा। तो आपस में दोनों सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आपस में compete करते हैं फॉर द बाइंडिंग साइट। ठीक है। ये इसकी ग्राफ दिखाया गया है कि किस तरह से जो है इसका एनर्जी एक तरह से दिखाई गई है कि कितनी एनर्जी जो है किस तरह से यूज हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं।
दो तरह की ग्राफ है, एक डबल रेसिप्रोकल ग्राफ जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। ये जो है ये डबल रेसिप्रोकल ग्राफ है और उसकी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब बात आती है रिवर्सिबल में अनकॉम्पिटिटिव की। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर के साथ अटैच होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट आएगा, तो जो है या तो अगर वो इनहिबिटर से अटैच होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो वो इनहिबिट हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन अगर वो इनहिबिटर अटैच नहीं हो पाता एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, तो वो डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट दे देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों की साइड्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ पहले अटैच होता है और उसके बाद अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अफेक्ट नहीं होगा अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ठीक है। ये इसके लिए ग्राफ इसकी प्लॉट किया गया है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन Km एंड वेलोसिटी जो है वो दिखाने के लिए। इसमें भी जो है डबल रेसिप्रोकल ग्राफ है, ये मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप उसमें से देख सकते हो। और ये है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम इनहिबिटर में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग बाइंडिंग साइट है और इनहिबिटर को एंजाइम से बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। अनकॉम्पिटिटिव में उसको सबस्ट्रेट की ज़रूरत थी, यहाँ पर उसको सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ इनहिबिटर प्रेजेंट है एंजाइम के साथ, तो भी एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, और अगर सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है तो भी एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। दोनों कंडीशंस में इनहिबिट हो सकता है। जबकि यहाँ पर ये तभी इनहिबिट होगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। ये उसका प्लॉट था। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत, जैसे नेट है एग्जाम, उसमें ये बहुत पूछा जाता है कि क्या अफेक्ट है इनहिबिटर का Vmax पर एंड Km मिशेलिस कांस्टेंट पर, ठीक है। अल्फा अब उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है, अल्फा एक फैक्टर है, ठीक है। तो अगर कोई भी इनहिबिटर नहीं है तो नॉर्मल Vmax एंड Km रहेगा। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो Vmax जो है वो तो सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन Km जो है वो अल्फा फैक्टर से इंक्रीज होगा, अल्फा टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय अल्फा फैक्टर, ठीक है। तो यानी Km जो है कॉम्पिटिटिव में इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में कहेंगे Vmax जो है वो अल्फा वेक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और Km जो है वो भी अल्फा फैक्टर से डिक्रीज होगा। और मिक्स्ड में क्या होगा, Vmax जो है वो अल्फा फैक्टर से डिक्रीज होगा और Km जो है अल्फा फैक्टर से एक तरह से इंक्रीज होगा, और नीचे उसको एक दूसरा फैक्टर है अल्फा हैश, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मेन जो है कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव के बारे में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अफेक्ट होगा Vmax एंड Km के ऊपर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, इस टेबल को आप एज इट इज याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कोवलेंट बाइंडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है, और इसमें होता क्या है, सबसे पहला टाइप है ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट। ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट का मतलब क्या है, जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बना है और प्रोटीन्स के ऊपर अमाइनो एसिड्स बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स जो है वो एज अ ग्रुप, रेजिड्यू ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड या पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसके ऊपर एक्ट करता है वो रिएजेंट, तो इसलिए उसको ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट कहा जाता है। ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड ही है यहाँ पर, ठीक है। अमाइनो एसिड को ही यहाँ पर ग्रुप कहा गया है, आर ग्रुप भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पर एक्ट करने वाला रिएजेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। ऐसे इसका एक एग्जांपल है DIPF। DIPF क्या है, डाई आइसो प्रोपाइल फॉस्फोफ्लोरिडेट, ठीक है।
तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो है सीरीन को अटैच होता है, पर्टिकुलर सीरीन जो है उससे अटैच होता है, और वो उसको फिर क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके साथ अटैच होकर वो उसको इनहिबिट कर देता है। अगर कहीं और अटैच होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस पर्टिकुलर सीरीन रेजिड्यू पे अटैच हो जाएगा। एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम के पर्टिकुलर सीरीन ग्रुप पर अगर वो अटैच होगा तो क्या रिएक्ट करेगा उससे, तो वो उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। और एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसमिशन सिग्नल है, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, दैट टर्मिनेट्स द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। नर्व सिग्नलिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के सीरीन उस स्पेसिफिक सीरीन ग्रुप पर अटैच हो जाए तो वो उसको स्टॉप कर देगा, जिससे कि नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नर्व जो है इसको कहा जा सकता है नर्व गैस जो कहते हैं वो कहलाई जाती है। ठीक है, और इसको एज अ टूल जो है, एज अ वेपन जो है ये भी यूज किया जा सकता है नर्वस सिस्टम को एक तरह से नम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, नर्व एंडिंग्स पर भी नहीं अफेक्ट होता। दूसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिशन का रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग। रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब क्या होगा, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके जैसा ही दिखने वाला, उसके जैसे ही स्ट्रक्चर वाला इनहिबिटर। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा टू द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम दैट कोवलेंटली मॉडिफाई एक्टिव साइट रेसिड्यू। ठीक है, तो अगर वो एनालॉग प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट की बजाय वो उससे अटैच हो जाता है, और फिर वो उससे कोवलेंटली उस एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देता है और इरिवर्सिबल इनहिबिशन कॉज करता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक होता है यहाँ पर, इसको एफिनिटी लेबल्स भी कह सकते हैं, एफिनिटी लेबल सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, इसके अलावा जो है एक होता है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग क्या होता है, वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं दिखता, वो ट्रांजिशनल स्टेट में जो टाइप होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है और उसको फिर इरिवर्सिबली इनहिबिट यहाँ पर वो कर सकता है। ठीक है, तो ये था एनालॉग्स के लिए। एनालॉग दो तरह के हैं, रिएक्टिव सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टिव सबस्ट्रेट में जो एनालॉग मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट के जैसा होता है, और ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग में जो एनालॉग मॉलिक्यूल है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिसेंबल करता है। ठीक है, और ये दोनों जब एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं एंजाइम की तो उसके साथ कोवलेंटली अटैच होंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे कोवलेंटली, और इरिवर्सिबल इनहिबिशन कॉज करेंगे। फिर लास्ट में आता है यहाँ पर इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जिसमें सुसाइड इनहिबिटर्स जिनको कहते हैं। सुसाइड इनहिबिटर्स में क्या होगा, जो इनहिबिटर है इट बाइंड्स टू द एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, and is initially processed by the normal catalytic mechanism. The chemically reactive intermediate inactivates the enzyme through covalent modification. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जैसे बाइंड करता है, नॉर्मल कैटालिसिस करता है, और इंटरमीडिएट स्टेट जब आ जाती है तब वो कोवलेंट मॉडिफिकेशन कॉज करता है एंजाइम में और उसको इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, which acts by covalently modifying the enzyme cyclooxygenase, reducing the synthesis of inflammatory signal.
जब जैसे इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स जब हमको मिलते हैं तो हम एस्पिरिन लेते हैं। एस्पिरिन एक मेडिसिन है, तो वो ली जाती है। एस्पिरिन करता क्या है, वो उस एंजाइम पर, साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उससे बाइंड करेगा, उस पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बजाय एस्पिरिन बाइंड कर दिया। ठीक है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था उसकी बजाय ये बाइंड कर जाता है, और जब ये बाइंड कर जाता है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो आगे इन्फ्लेमेटरी सिग्नल जो है वो जा नहीं पाता, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और हमें पेन जो है वो भी कम होता है। ठीक है, दिस इज हाउ सुसाइड इनहिबिटर, इट मीन्स सुसाइड इनहिबिटर्स, मतलब एंजाइम जो है अपने आप को ही इनहिबिट कर रहा है एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। ठीक है, फिर लास्ट में अब आ जाता है यहाँ पर एंजाइम काइनेटिक किससे अफेक्ट होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम फंक्शनिंग या काइनेटिक्स। तो वो है फैक्टर्स जो हैं वो है टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबसे पहला जो प्लॉट है वो टेम्परेचर के लिए है। एक, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, स्लोप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड है, तो अपहिल मूवमेंट है। लेकिन एक टाइम के बाद टेम्परेचर जो है वो और भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, डिक्रीज होने लगती है। ये क्यों होती है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी हाई टेम्परेचर की वजह से रिड्यूस हो जाती है, एंजाइम की शेप जो है उसमें चेंज आ जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे कि वो कैटालिसिस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। एक हद तक टेम्परेचर रेज करने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिसिस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा है पीएच का। पीएच में भी एक रेंज होती है पर्टिकुलर हर एंजाइम की अपनी, तो एक हद तक तो वो इंक्रीज होगा, और उसके बियॉन्ड अगर हम पीएच इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही लेकिन कंसंट्रेशन का जो है वो ग्राफ थोड़ा सा अलग है। कंसंट्रेशन जो है वो एंजाइम के अमाउंट पर डिपेंड करेगी, इन दोनों की इंटरेक्शन जो है वो डिसाइड कर रही है एंजाइम एक्टिविटी को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एंजाइम है और स्टार्ट में हमने सिर्फ एक सबस्ट्रेट डाला है, फिर हम 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, फिर 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं जो कि एंजाइम कैटालाइज कर सकता है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से अटैच हुआ, दूसरा सबस्ट्रेट दूसरे एंजाइम से अटैच हुआ, तीसरा सबस्ट्रेट तीसरे एंजाइम मॉलिक्यूल से अटैच हुआ। तो ऐसे जब तक हमने 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाले तो वो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल से अटैच हो गए। अब 10 सबस्ट्रेट के बाद हम जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालेंगे उनके डालने से ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता, उसके बाद एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, मतलब अब वो एंजाइम पर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि एंजाइम सारी कंडीशंस फुल हैं, सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड हैं, अब कोई अफेक्ट जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नहीं होगा। ठीक है, अब कब चेंज होगा, जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, एंजाइम की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करें तो ही इंक्रीज हो सकता है, वरना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसमें जो है सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, फुल्ली जो है सारे एंजाइम्स रिएक्शन कर रहे हैं, नो चांस ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, so these were the 3 factors जो हम स्टडी करते हैं जब हम एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, वो है टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
तो ये था बेसिक एंजाइम के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह की रिएक्शंस करता है, वो कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या है, उसका फंक्शन करने का मैकेनिज्म क्या है, और उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, और उसको इनहिबिट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। बेसिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन जिनको कह सकते हैं, वो है यहाँ पर ये बेसिकली। सो दिस वाज द लेक्चर। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। जो इनहिबिशन था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, उससे रिलेटेड मेरे पास एक मटेरियल है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी, इजी हो जाएगा समझना। तो उसको ज़रूर देखना, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो ग्रुप में। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।